लेदर प्रोडक्ट से, लेदर वर्क से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है। अब आगरा क्यों फेमस है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ ताजमहल है, ओके, और ताजमहल में स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बस वही इंपॉर्टेंट है कि स्कॉच अवार्ड पुलिस को मिला है, ठीक है, यूपी पुलिस को मिला है, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये आपको रटना है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, मतलब एक क्वेश्चन रखा होगा पेपर में। तो ओडीओपी बेसिकली क्या है? एनी आइडिया इफ यू हैव? यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल? 75 है। तो हर जिले से कुछ एक फेमस प्रोडक्ट हम उठाएंगे और उसको टैग देंगे कि हाँ इस जिले का ये फेमस है, ठीक है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को और व्यापक रूप से और अच्छे रूप से बनाया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके और उसकी लोकप्रियता और बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए बनाए इन्होंने, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या आपको याद करना है, ये सब समझने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ओके, ये बेसिकली आपकी यूपी गवर्नमेंट इन जनवरी 2018 की पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। सारे के सारे 75 जिलों में इसको हमने लागू किया है, ठीक है, ओके। देन इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन से ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं और किस जिले से आते हैं वो हमें रटना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम पहली बात करें तो आगरा से क्या क्या आता है, तो लेदर प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी है आगरा में जो लेदर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है? बहुत फेमस कम्युनिटी है, लेदर प्रोडक्ट से, लेदर वर्क से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है, बहुत ही प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानी जाती है। कोई है आगरा साइड से? एनीवन? एक कम्युनिटी है जाटव, पढ़ा है आपने इसके बारे में? जाटव, जाटव, मैं बता देता हूँ आपको। जाटव कम्युनिटी है, लेदर वर्क से रिलेटेड है, ये बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ की, आगरा साइड की, ठीक है। अगर आपने सोशियोलॉजी में थोड़ा बहुत संस्कृताइजेशन पढ़ा हो एम.एन. श्रीनिवास का, तो पूरी जो उनकी स्टडी है वो जाटव कम्युनिटी पे ही है, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल ये थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ जिससे कि कभी मान लीजिए आपको जरूरत पड़ जाए तो ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। जाटव कम्युनिटी लेदर वर्क से एसोसिएटेड है और आगरा में है ये मोस्टली, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम स्टोन एंड मार्बल, तो स्टोन एंड मार्बल भी आगरा इसके लिए फेमस है, ठीक है। अब आगरा क्यों फेमस है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ ताजमहल है, ओके, और ताजमहल में स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है, ओके। जो ताजमहल में मोस्टली जो इस तरह की लीव डिज़ाइंस हैं, ऐसा तो कुछ डिज़ाइन होता है इसमें और इन्हीं के बीच में स्टोन इंग्राव्ड होता है, ठीक है। इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, पेत्रा, पेत्रादूरा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, पेत्रादूरा, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को बेसिकली पेत्रादूरा बोलते हैं। कोई भी चित्र आपको नहीं मिलेगा, जो इस्लामिक आर्ट है उसमें आपको कोई भी चित्र देखने को नहीं मिलेगा, उसमें इस तरह की डिज़ाइंस या वर्सेस, उर्दू में वर्सेस, कुरान के वर्सेस लिखे होंगे, ठीक है। और इसी के बीच में स्टोन पेस्ट किया जाता है, ओके। अमरोहा से क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक, रेडीमेड गारमेंट्स देखने को मिलेगा, राइट। अमरोहा से ये ओडीओपी में है। बागपत से क्या है? होम फर्निशिंग के सामान है, राइट। होम फर्निशिंग के सामान आपको बागपत से मिल जाएंगे, राइट। बरेली, तो जरी जरदोसी कल दिखाया था आपको, जीआई टैग मिला है जरी जरदोसी, तो कहाँ से बिलोंग करता है? बरेली। बैम्बू प्रोडक्ट्स और गोल्डन इंडस्ट्री कहाँ से? बरेली की फेमस है। और बरेली की बर्फी तो जानते ही हो। और झुमका कहाँ गिरा था? ठीक। गोरखपुर टेराकोटा, ये बहुत ही पुरानी न्यूज़ है और पूछा जा चुका है कई बार टेराकोटा के बारे में। तो टेराकोटा कहाँ का फेमस है? और टेराकोटा मतलब जो मिट्टी के बर्तन, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट भी किया है। टेराकोटा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गोरखपुर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रेडीमेड गारमेंट भी
है गोरखपुर के, जहाँ पे ओडीओपी है। लखनऊ का क्या फेमस है? तो ऑब्वियसली चिकन करी और जरी जरदोसी। ठीक है, चिकन करी और जरी जरदोसी, ये दो चीज लखनऊ की फेमस है। ठीक, महोबा से तो गौरा स्टोन करके कुछ होगा इनका अपना, गौरा स्टोन। ठीक है, इसको देख ही लेते हैं यार, गौरा स्टोन है क्या। तो ये क्राफ्ट है गौरा स्टोन। ठीक है, ये जिस तरह की ये एक कुछ स्टोन के ऊपर कुछ है ना, एक पत्थर है उसके ऊपर क्राफ्टिंग की गई है। ठीक है, तो ये आपका है पूरा। ठीक, तो महोबा का है, ये महोबा का फेमस है। मिर्जापुर तो कालीन भैया याद ही होंगे आपको, तो कालीन कारपेट वहाँ की फेमस है। ठीक है, कारपेट इंडस्ट्री, और साथ में मेटल इंडस्ट्री भी है वहाँ पे। ठीक है, मिर्जापुर में। सिद्धार्थनगर से क्या फेमस है? तो ब्लैक सॉल्ट राइस, ये काला नमक चावल बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। ठीक है, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसकी। तो ब्लैक सॉल्ट राइस, काला नमक चावल यहीं से आपको देखने को मिलेगा, सिद्धार्थनगर से। ठीक है, सिद्धार्थनगर। वाराणसी का क्या इंपॉर्टेंट? तो ऑब्वियसली बनारस की साड़ी। ठीक है, ये चीजें। तो ये आपको रटना है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, मतलब एक क्वेश्चन रखा होगा पेपर में, राइट, यहां से। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको ये। ओके, क्या ये पूरी एक साथ ही दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यूपी पुलिस पोर्टल ऑन, अभी यूपी पुलिस को बेसिकली एक पोर्टल यूपी पुलिस ने बनाया है जिसके लिए उनको स्कॉच अवार्ड मिला है। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि किस स्टेट की पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है, तो कौन सी पुलिस है? यूपी पुलिस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। या ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है कि यूपी पुलिस को हाल ही में पोर्टल बनाने के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो स्कॉच अवार्ड है। अगर नहीं पढ़े होगे तो इसका आंसर आप नहीं कर पाओगे, राइट। देन क्या है? तो द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जांच, अभियोजन और सजा पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? तो बेसिकली मॉनिटर्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन केस रिलेटेड टू माफिया का केस है पॉस्को। पॉस्को पढ़ा है आपने? पॉस्को नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। ओके, और साथ में रेप केसेस में ये हेल्पफुल रहेगा, और अदर हीनियस क्राइम में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना है आपको। अभी पीडीएफ मैंने नहीं दी है अभी दूंगा, ये मैं पूरी एक साथ दे दूंगा आपको। अच्छा भैया, ठीक है, ठीक। कहां से पूरा फिर से खोले? यहीं तक? चलिए लिखिए। बहुत कुछ कवर करना होता है ना। चलिए लिखिए। अच्छा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, हेल्ड एट द कन्विक्शन ऑफ 85,000 पीपल सो फार, ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बस वही इंपॉर्टेंट है कि स्कॉच अवार्ड पुलिस को मिला है। ठीक है, यूपी पुलिस को मिला है, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो अगर नॉर्मल भी पूछेगा आपसे कि आप नॉर्मल स्टेटमेंट दे देगा तो भी आप सही मार्क करोगे उसको, कि किसमें हेल्पफुल है, माफिया, पॉस्को और रेप केसेस और अदर हीनियस क्राइम्स में ये है, राइट। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। बस आप इतना लिख लो कि यूपी पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है 2024, और किस लिए मिला है? एक तकनीकी पोर्टल बनाने के लिए मिला है, बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहिए तो आप लिख लीजिए कि स्कॉच अवार्ड है क्या। तो स्टैब्लिश सबसे पहले बनाया गया था आपका 2003 में। ठीक है, बाय स्कॉच ग्रुप। और स्कॉच ग्रुप क्या है? एक
इंडिपेंडेंट बॉडी है, सिविलियन अवार्ड रिकॉग्नाइज, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अवार्ड देने का काम करती है, रिकॉग्नाइज करती है उनको। ठीक है, तो किसको किसको रिकॉग्नाइज करती है? गवर्नेंस में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको अवार्ड स्कॉच मिलेगा, फिनेंस में आपने बहुत अच्छा काम किया, टेक्नोलॉजी में आपने बहुत अच्छा काम किया, और सोशल सेक्टर में आपने बहुत अच्छा अगर काम किया है तो ये इंस्टीट्यूट, ये जो बॉडी है आपको अवार्ड देती है, रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो कब बनाया गया था? स्टैब्लिश इन 2003, 2003 में। ओके, स्कॉच ग्रुप के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट। हाँ, यहां पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या ये सरकारी संस्था है? तो सरकारी संस्था नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद ये पूरी एक न्यूज़ है, इसमें स्कॉच अवार्ड ये उत्तर प्रदेश पुलिस को, और कब इस्टेब्लिश हुआ था स्कॉच अवार्ड? तो 2003 में। ठीक है सर, गैर संस्कारी संस्था है, प्राइवेट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इतना ही याद करना है बस। अभी जो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज वुमेन लेड सोलर शॉप्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सोलर शॉप्स, सौर ऊर्जा से चलने वाली शॉप्स बनाई जा रही हैं, और वो पूरी तरह से वुमेन लेड होगी, उसको महिलाएं उसको उसका संचालन करेंगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है अभी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है सेट टू लॉन्च 3,304 सोलर पावर्ड सोलर शॉप्स अंडर सीएम युवा शक्ति योजना। अब ये आपसे पूछ लेगा सीएम युवा शक्ति योजना, तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये वुमेन सोलर शॉप से रिलेटेड है। ओके, वुमेन सोलर शॉप से रिलेटेड है। इसमें एक चीज और है, अब इसी से देखिए कनेक्शन कैसे बनेगा आपका, कनेक्शन बनाना सीखो। देखिए बहुत ज्यादा लिखने भरोसा मत करिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां मैं जो आपको बता रहा हूं उसको समझो, कनेक्शन कैसे बनते हैं। लिखने को कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है, यही करंट अफेयर्स है, दुनिया भर की जितनी भी कोचिंग है सारी मैगजीन्स में आपको यही मिलेगा। बट यहाँ पे मैं आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं कि अब ये वुमेन सोलर शॉप है तो इसको कितने डायमेंशन में आप कनेक्ट कर सकते हो, वो डायमेंशन सीखो। कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है वही चीज। ठीक है, अब देखिए वुमेन सोलर शॉप है तो ये वुमेन इंपावरमेंट भी साथ में कर रहा है। ठीक है, कौन सा एसडीजी काम करेगा यहां पे? क्या है एसडीजी में? एसडीजी 5 में क्या है? जेंडर इनक्वालिटी है। ठीक है, देख लेना एक बार। रिड्यूस इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये आपका जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है एसडीजी 5, और एसडीजी 10 किसके ऊपर काम करेगा? रिड्यूस इनइक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके साथ में जब सोलर शॉप लग रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी, ये कौन सा एसडीजी है? क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये डायमेंशंस हैं, इस तरह से आपको डायमेंशन पकड़ने पड़ेंगे। तो अगर एग्जाम में मेंस में ये पूछ लिया गया कि भाई वुमेन लेड, वुमेन की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, कि क्लीन एनर्जी की तरफ, तो ये एक उसका एग्जांपल होगा, और ये सारे एसडीजी वहां पे आप ऐड करोगे। ये नोट करने वाली चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलिए चलिए आप दिमाग ही चला रहे तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर ये प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे पूरी दुनिया में, उसका स्पेशल प्रभाव, पर्टिकुलर प्रभाव वुमेन्स के ऊपर क्या पड़ेगा? बताइए कैसे। कैसे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। वाटर स्कैर्सिटी होगी। हम्म, क्लाइमेट चेंज का असर, चलिए एक एक पॉइंट पॉइंट आप लोग बताइएगा।
क्लाइमेट चेंज का असर वुमेन्स के ऊपर क्या क्या पड़ेगा। तो एक इन्होंने बताया वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैर्स मतलब पानी की कमी हो जाएगी। और अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि वाटर वाइव्स का कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, वाटर वाइव्स महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन में वाटर वाइव्स का कॉन्सेप्ट है। वहां पे शादी ही इसलिए की जाती हैं, 5-6 शादी करेंगे, राइट, 5-6 महिलाओं से शादी करेगा एक मेल, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पानी भर के लाएंगी। सही में सही है, ठीक है। तो विदर्भा रीजन में 3 वाइफ मतलब शिफ्ट चलती है, 3 वाइफ घर पे रहेंगी और 3 वाइफ्स पानी भरने जाएंगी। फिर वो 3 वाइफ जब आ जाएंगी घर पे तो वापस जो घर पे 3 वाइफ्स है वो पानी भरने जाएंगी। तो इस तरह से शिफ्ट में काम होता है, ठीक है। तो ये वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी बैन हो गया है बट ये था अभी प्रचलन में, जल्दी तक ही था ये, ठीक है। तो एक तो वाटर स्कैसिटी है, वुमेन्स को पर्टिकुलरली हार्म करेगी ये, ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्कैसिटी होगा और वुमेन्स के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और बताइए। हम्म। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। मतलब कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, राइट, फार्मिंग के क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हो रही, मतलब पूरी एग्रीकल्चर पूरी तरह से महिला ओरिएंटेड, मतलब फीमेल ओरिएंटेड हो रही है, ठीक है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप, क्यों बोला जा रहा है ये? मेल्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो घर में बच कौन रहा है? महिलाएं। अब महिलाओं के ऊपर डबल बर्डन आ रहा है, उनको घर भी देखना है और उनके खेत भी देखने, ठीक है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ ये सब डालोगे ना एग्जाम में तो नंबर कैच करोगे, यही सब चीज आपकी आंसर में ढूंढी जाती है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और महिलाएं तो पहले से माल न्यूट्रिशियस है हमारे देश में, ठीक है, एनीमिया के शिकार हैं, लगभग 90% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो जाएगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, इससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन से क्या होगा? वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें एसडीजी बताओ, कौन सा एसडीजी लगेगा इसमें? हेल्थ थर्ड है ना एसडीजी आपका, राइट। और कुछ है आपके पास? हाँ, पावर्टी से भी आप लिंक कर सकते हो इसको। वुमेन्स पर्टिकुलर पावर बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगी, वुमेन्स की गरीबी पर्टिकुलर मेल से ज्यादा हो घट जाएगी, ठीक है। इसके साथ में गांव में आप देखोगे या ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो वुमेन्स आर एसोसिएटेड विद घर के जो है ना हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज है, और वहां पे गैस सिलेंडर्स तो मोस्टली होते नहीं है, राइट, उनको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। अब उस चूल्हे पे एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, और उस गर्मी में उनको खाना बनाना पड़ रहा है, तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। और हो सकता है कि फिर उनकी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े, राइट। तो ये सारे भाई ये पूछ लेगा ना इंटरव्यू में या मेंस में डायरेक्टली, अगर इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वहीं गोल हो जाओगे, नहीं लिख पाओगे इसका आंसर, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीजें आपको बिफोर हैंड प्रैक्टिस करनी है, ओके। इस तरह से दिमाग चलाना है, ये सीखो, ये तो हर जगह लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ओके। तो अगर सीएम युवा साथी योजना आपको दिख जाएगा तो किससे रिलेटेड है? तो वुमेन लेड सोलर शॉप्स इन उत्तर प्रदेश। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ लिखने के आ जाए, ठीक है, तो आप ये चीज डाल सकते हो। इसके साथ में और क्या डाल सकते हो? करंट में क्या चल रहा है? ड्रोन दीदी, ड्रोन दीदी, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला किस चीज के लिए?
और बताइए, पीएम आवास, ये जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसी के नाम पे तो होगा ना। और बताइए, महिलाओं के लिए क्या बन रहा है? हाँ, डाल सकते हो। और बताओ, बट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है? उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, एक और अच्छा था, हाँ, स्वामित्व योजना। ठीक है, और इसके साथ में लखपति दीदी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आपको ये सारे पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। अभी एक और ऐड कर लीजिएगा ये। ओके, तो अभी सीएम साथी योजना, सीएम युवा साथी योजना से क्या हो रहा है कि वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, इंडिपेंडेंटली रन सस्टेनेबल रिटेल आउटलेट्स। तो वो खुद से ही अपनी रिटेल आउटलेट्स जिसमें सोलर पैनल वगैरह बिकेंगे वो रन करेंगी महिलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वुमेन को एम्पावर करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या हो रहा है, तो यह योजना राज्य के सौर ऊर्जा संचालित खुदरा दुकानें स्थापित कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। तो दो, एक तीर दो निशाने, एक तरफ आपका क्लाइमेट भी बच रहा है और दूसरी तरफ महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। ठीक है, देन दूसरा है डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जिला, हर जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज है पूरा ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम होगा, तो वुमेन विल बी लिंक्ड टू डिस्ट्रीब्यूट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स सच एज सोलर फ्रीजर, ओके, सोलर कोल्ड स्टोरेज, सोलर फ्लोर मील और सोलर ड्रायर। ये सारी चीजें किससे चलेंगी? बिजली से नहीं, मतलब बिजली से तो चलेंगी ऑब्वियसली, बट वो बिजली किससे बनेगी? सोलर एनर्जी से। ठीक है, इसमें अब यही पूछ लेगा कि सूर्य सखी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हर ग्राम पंचायत में सोलर, हर ग्राम पंचायत में बेसिकली एक सूर्य सखी बनाई जाएंगी। ठीक है, जो अवेयर करेंगी, लोगों को जागरूक करेंगी इस योजना के बारे में। जैसे आपको अगर पता होगा तो बैंक मित्रा के बारे में पढ़ा है, बैंक मित्रा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्रा होते हैं, ये बेसिकली जो गांव के लोग हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते बैंकिंग फैसिलिटीज को, तो उनके हेल्प के लिए बैंक मित्रा अपॉइंट किए जाते हैं हर बैंक में। ठीक है, तो उसी तरह से सूर्य सखी भी यहाँ पे हर ग्राम पंचायत में रहेंगी जो कि अवेयर करेंगी। राइट, तो 10,000 अभी बेसिकली पंचायत सखी विल बी फॉर्म्ड, अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी एस्टैब्लिश इन लखनऊ। तो सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ एस्टैब्लिश होगी? लखनऊ में होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग वगैरह देगी इसकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इससे होगा क्या, तो प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा, महिला सशक्तिकरण होगा और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम ध्यान और केंद्रित होगा, बढ़ेगा ये। ठीक है, इसमें से कुछ पूछेगा नहीं आपका। राइट, ओके, तो एक सोलर वाला हो गया मिशन। कौन सा मिशन था? हाँ, सीएम युवा सखी योजना। ठीक है, पीएम सीएम युवा सखी योजना। ठीक है, यही तो है। क्या यार, सीएम युवा साथी योजना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा न्यूज है, दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। ठीक है, यूपीएसआरएलएम।
अब इसमें क्या है, इस प्रोग्राम के अंडर में एफर्ट्स आर गोइंग ऑन टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन बाय लिंकिंग देम विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रमोटिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब इसमें स्वरोजगार देने की बात कर रहा है, ठीक है, उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने और विभिन्न व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, अब वुमेन से रिलेटेड कोई मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के एग्जांपल्स बता दो। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोई एग्जांपल याद आ रहा है वुमेन से रिलेटेड? नाम बताइए। सेवा बहुत फेमस है, सेवा, ठीक है, ये एग्जांपल है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सेवा। ओके, ये आप डाल लेना। लिज्जत पापड़ खाते हो तुम लोग? हाँ, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही कमाल है। ठीक है, एक उसमें क्या है कि एक यूनिट है जहाँ पे लिज्जत पापड़ का पूरा मटेरियल तैयार किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। तो बेस महिलाओं को दे दिया जाता है, वो अपने घर जाती हैं, पापड़ बनाती हैं और पापड़ बना के सबमिट कर देती हैं लाके उस सेंटर पे। ठीक है, और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक ये हो गया, और लिज्जत भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं, लिज्जत भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को जोड़ा जाएगा और उनको स्वरोजगार बनने के लिए सहायता की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, इतना ही शॉर्ट है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। राइट, अगला है, हाँ, किसका? इसमें है, डीपीएसपी में मिल जाएगा आपको। डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल से मिल जाएगा आपको। 39 में भी मिलेगा, हाँ, 39 आर्टिकल 39 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, सब क्लॉसेस मिल जाएगा आपको। और बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर बढ़िया से नोट्स बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है, चलो अगली न्यूज देखते हैं। तो यूपी फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट, मतलब यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट अभी बना है। कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपी का तो फर्स्ट है, बट इंडिया का सेकंड है। वेस्ट टू सीएनजी प्लांट है, बीइंग सेटअप इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया का दूसरा है और यूपी का पहला है। ठीक है, किससे बनता है? वेस्ट टू सीएनजी, जो वेस्ट होगा, वेस्ट से सीएनजी, राइट। तो बेसिकली ये कैसा सीएनजी प्रोड्यूस करेगा? तो बायो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा। द प्लांट विल प्रोड्यूस बायोफ्यूल बायो सीएनजी फ्रॉम, कल आपको बताया था वो पूरा बायोफ्यूल के बारे में, चार स्टेजेस, वही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो वेस्ट होगा, स्ट्रॉ हो गया, पोल्ट्री लिटर्स हो गए, राइट, पोल्ट्री लिटर्स मतलब जो मुर्गी के बाड़े होते हैं, ठीक है, तो उसका जो वेस्ट होगा वहां से ही बनाया जाएगा। ओके, तो बायो सीएनजी। अच्छा, ये कौन से स्टेज में था? पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ये कौन सी स्टेज में है? ये सब सेकेंड स्टेज का पार्ट है। ठीक है, वेस्ट से। ओके, काउडंक और वेट वेस्ट से मिला के ये बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा, बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रयागराज में है और इंडिया का दूसरा है और यूपी का पहला है। ठीक है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी? तो 21.5 टन ऑफ बायो सीएनजी प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, 21.5 टन ऑफ बायो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा ये डेली बेसिस पे। ओके, 200 टन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर तैयार करेगा, खाद तैयार करेगा, ऑर्गेनिक जो होगी। ठीक है, 200 टन जैविक खाद प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और 30 मेट्रिक टन बायो बिस्किट्स, ईंधन गोले, समझे? मतलब ये काउडंग से जो उपले नहीं बनते हैं, वही है।
हाँ वही कंडे उपले, जगह जगह और भी चीज़ें बोलते हैं। हाँ, कहाँ गाँव है आपका? हाँ, रायबरेली वाले लड़के अलग ही कलाकार होते हैं। अभी हमारे मित्र क्या सीनियर है हमारे, मतलब मित्र ही एक तरह से कॉलेज में। तो कॉलेज में साथ में ही खेलते थे हम लोग, है ना। तो बता चुका हूँ शायद आपको। अभी कॉलेज से निकलने के बाद आईआईटी से उन्होंने एमटेक किया। ठीक है, इंजीनियरिंग में साथ में ही थे। आईआईटी से एमटेक किया। एमटेक करने के बाद पहले इंजीनियरिंग बीटेक, उसके बाद एमटेक आईआईटी से, फिर उसके बाद पीसीएस क्लियर किया, फिर टॉप रैंक 17th रैंक थी शायद इनकी 2022 में। ठीक है, अभी पोस्टेड थे यहाँ पे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी साल अभी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है विद रैंक आई थिंक 60 के आसपास रैंक है, शिवम सिंह। ठीक है, तो मतलब एक इंसान है जिसकी उपलब्धियां गिनते गिनते ही जो है, समझ रहे हो। तो वो भी रायबरेली के थे इसलिए याद आ गया। चलो ठीक, 30 मेट्रिक टन बायो बिस्किट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये कल बताया था ना आपको, पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, और हाँ, अडानी गैस लिमिटेड विल ले अ पाइपलाइन इन द एरिया टू सप्लाई बायोफ्यूल। तो कौन कौन सी कंपनी पाइपलाइन बिछाएगी? अडानी। ठीक है, तो अडानी इसमें पाइपलाइन बिछाने का काम करेगी। ये भी पूछ सकता है, मुश्किल है कि किसी कंपनी का नाम आपसे पूछे, राइट, बट मे भी पूछ सकता है। तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लग रहा है? प्रयागराज में, भारत का दूसरा है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? तो 21.5 टन ऑफ बायो सीएनजी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा 200 टन ऑफ जैविक खाद प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा है 30 मेट्रिक टन ऑफ उपले। ठीक है, बायो बिस्किट्स। आगे बढ़े। ये लगभग 5 करोड़ रुपए वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर 5 करोड़ रुपए एनुअली बचा पाएगा। ये साल में लगभग 5 करोड़ रुपए आपके बचा पाएगा, जो हम लोग वेस्ट डिस्पोजल में यूज करते हैं, लगाते हैं, लागत लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। तो लगभग 1/3 प्रयागराज का जो सिटी वेस्ट है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। 1/3 ऑफ सिटी वेस्ट विल कंज्यूम इन दिस बायोफ्यूल सेंटर एट प्रयागराज। बहुत सही है ही तो सही है। ठीक, आगे बढ़े। अगली न्यूज है आपकी, फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, एनडीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब मोदी जी ने बोला था कि स्मार्ट बना देंगे, तो स्मार्ट तो बना दिया। और कितना स्मार्ट बनोगे? क्यों आर्यन, है कि नहीं? मतलब अभी तुम मूंगफली लेने जाओ तो बढ़िया आराम से स्कैनर लगा होगा, है ना, और स्कैन कर दो वहां पे और चले आओ। मतलब आज से 5 साल पहले कोई सोच सकता था ये चीज? ज्यादा मत दूर जाओ, सिर्फ 5 साल पहले जाओ, कोई ये सोच सकता था कि इतना ज्यादा डिजिटल रिवॉल्यूशन आ जाएगा भारत में? कोई नहीं सोच सकता था, मतलब असंभव थी ये चीज सोचना। जो आपके डीबीटी को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या काम किया था? डीबीटी समझते हो ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया था? हाँ, जनधन योजना के अकाउंट, जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स खुले थे। जो एक शिकायत होती थी कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 ही पैसा जो लाभकारी उस तक पहुंच पाता है, बाकी सब चला जाता है इधर उधर। तो उससे टैकल करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि बैंक अकाउंट्स खुले अंदर कौन सी स्कीम? जनधन योजना। और इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, अभी सर्वे हुआ था तो लगभग 86% ऑफ अकाउंट, अगर 100 अकाउंट खुले हैं तो उसमें से 86 अकाउंट फंक्शनल हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अब 86 अकाउंट फंक्शनल है, वो काम कर रहे हैं, लोग उसमें पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, आपने अपने सारे ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक से कनेक्ट कर दिया, ग्रामीण लोगों को बैंक से कनेक्ट किया। दूसरा, डिजिटलीकरण के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपने ये बैंक अकाउंट ओपन कराए, जनधन योजना, और उनको जो है ये यूपीआई पे आप लेके आए। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। और यूपीआई की टेक्नोलॉजी तो आज हमसे अमेरिका भी मांग रहा है। ओके, और बहुत सारे यूपीआईज दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं, लाइक सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरेबिया। इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम करता है वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये छोटी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, हम लोग जितना खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान को मार के, उससे ज़्यादा आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि आज हमारा पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड का टॉप पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, और हार्डली आपने कभी फ्रॉड सुना होगा इसमें, हार्डली ही कभी फ्रॉड सुना होगा, नहीं होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। तो फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो भाई और खुश हो जाओ कि उत्तर प्रदेश डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम हैं आगे, राइट। तो उत्तर प्रदेश has secured the first place in India in terms of digital transactions. ओके, उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब जिसमें जिसमें पॉपुलेशन का काम होगा तो हमको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, कभी सोसाइटी वगैरह की बात हुई तो तुम लोग को केस स्टडीज बताएंगे पॉपुलेशन में बेहतरीन बेहतरीन, अभी उतना समय नहीं है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, क्या कारण हो सकते हैं, मजेदार केस स्टडीज हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें इश्यूज क्या क्या हैं। ये तो खुशखबरी की बात है, चलो इश्यूज देख लेते हैं। तो अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर लगभग 1,11,633 करोड़ डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ 9.80 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो मतलब 9.80 करोड़, लगभग 9 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में इतना पैसा पहुंच चुका है। किस माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, किस माध्यम से? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। बिचौलियों का काम खत्म। तो क्या लगता है काम खत्म हो गया? हाँ, जितने भी पहले मिडिल मैन थे क्या उन्होंने कमाना छोड़ दिया है? हाँ, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कैसे, किस रूप में है अभी? हाँ, गांव से कोई जुड़ा हुआ है? गांव से कितने लोग जुड़े हुए? ओके, हाँ, एमजी नरेगा में पता है क्या होता है? जब आप एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हो एमजी नरेगा में, जब रोजगार मांगने जाते हो तो ठेकेदार आपसे पता है क्या बोलता है? जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में एक दिन का जो मेहनताना है वो 300 रुपये है। ठीक है, 300 रुपये है, तो उसमें जो है पहले बोलता है कि भैया 100 रुपये पहले हमको दो, है ना, फिर शाम को हम आपको डीबीटी में 300 रुपये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गई चीजें, अभी भी चल रही हैं, बट बाबा जी पकड़ लिए तो मारते बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ट्रांसफर वर मेड थ्रू 207 स्कीम्स और अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये फिगर ही आपसे पूछ ले, क्योंकि अभी टॉप किया है तो ये फिगर आपसे पूछ सकता है, तो ये फिगर याद कर लेना। 1,11,637 करोड़ डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ 9.08 बेनिफिशियरीज, लाभकारी लोगों के। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाती है और लगभग 10,000 करोड़ सेव हो जाता है, बिचौलियों से पैसा बच जाता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमारा सेव हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां से देखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है,
उत्तर प्रदेश इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी विद 9.2% शेयर्स इन द कंट्रीज जीडीपी। ओके, मतलब कि उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था में 9.2 हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता बन गया है। मतलब कि पूरे भारत की जीडीपी में, अगर हम बात करें तो लगभग 9.2% की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश अकेले करता है। उत्तर प्रदेश अकेले करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे ज्यादा कौन करता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर और उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका इंडिया की जीडीपी में। तो फिगर में देख रहा था, फिगर मिल जाता तो मैं आपको बता पाता। अराउंड 13.3 लिख लीजिए इसमें। 13.3% का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से आता है। ठीक है, महाराष्ट्र लार्जेस्ट है विद 13.3% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जीडीपी, और यूपी सेकंड नंबर पे है, दैट इज 9.2% ऑफ इंडियन जीडीपी। ठीक है, तो ये चीज नोट करने वाली है। और इसके बाद 2023-24 में तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ कितना था? 9.6% का था प्रोजेक्शन 2023-24 में, और यूपी का अकेले जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो है आपका 11.6% का। ओके, तो इंडिया के एवरेज से भी यूपी का ज्यादा चल रहा है, थैंक्स टू बाबा जी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये अगली न्यूज है आपकी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रंट रनर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ओके, तो फ्रंट रनर घोषित किया गया है किसमें? वित्तीय स्थिति में। किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार। नीति आयोग के अनुसार फ्रंट रनर डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश को, किसमें? फिजिकल पॉलिसी में, वित्तीय स्थिति में। ओके, और यूपीआई का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? तो इजी एक्सेस टू डिजिटल बैंकिंग, तो डिजिटल बैंकिंग की वजह से ये चीज मुमकिन हो पाई है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग की वजह से ये चीज मुमकिन हो पाई है। ठीक, इंक्रीज इंटरनेट अवेलेबिलिटी इन द विलेजेस। भैया इसके लिए तो अगर हम बात करें इंटरनेट अवेलेबिलिटी की, तो एक ही इंसान को श्रेय जाता है, वो कौन है? जियो, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, मतलब 2014 आई थिंक जियो आया था। ठीक है, मतलब रिवॉल्यूशन ला दिया है पूरे भारत में। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो उसके लिए एक ही इंसान को श्रेय जाता है, दैट इज जियो, मुकेश अंबानी। जितने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब इंटरनेट की बदौलत है। इंटरनेट नहीं तो कुछ नहीं। पर पैसा ही बहुत कमाया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनहेंस्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स, तो ये सारी चीजें। डिजिटल बैंकिंग तक आसान पहुंच। ठीक है, गांवों में इंटरनेट की बेहतर उपलब्धता और नागरिकों में वित्तीय जागरूकता में वृद्धि।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है कि आज डीबीटी में और डिजिटल पेमेंट्स में यूपी सबसे टॉप पे। ओके, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज यूपी फायर डिपार्टमेंट ऑनर्ड बाय गोवा गवर्नमेंट। तो यूपी के फायर डिपार्टमेंट को गोवा गवर्नमेंट ने ऑनर किया है, मतलब अवार्ड दिया है, रिकॉग्नाइज किया है इनको। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश फायर विभाग को सम्मानित किया है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य ने उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये आप गोवा की है। अब गोवा को क्या पड़ा था सम्मान करने का, ठीक है, तो ये भी तो देखो। तो द ऑनर वॉज प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गोवा। ओके, फैसिलिटेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो पानाजी में हुई थी। पानाजी में ये अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल पानाजी है। ठीक है, क्यों दिया गया था, क्योंकि जो महाकुंभ है वहां पे एक्सीलेंट मैनेजमेंट इन फायर सर्विसेज हमारे उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट ने दिखाई थी। तो उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट ने महाकुंभ में एक्सीलेंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को मेंटेन किया था। इस वजह से गोवा गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट को अवार्ड सम्मानित किया है। ठीक है, और कहाँ दिया है, पानाजी। किसकी कैपिटल है, गोवा की। गोवा में यूसीसी कब से है, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं याद है ना, 1861 के आसपास का है। पुर्तगीज लेके आए थे यूसीसी, तो याद रखिएगा गोवा में पुर्तगीज लेके आए थे यूसीसी, वो अब तब से है। मतलब गोवा इज द स्टेट जहाँ पे यूसीसी 1861 के आसपास से, 1860 के आसपास से पोर्चुगीज लेके आए थे। गोवा कब आजाद हुआ था, हाँ 1960 के आसपास, 1960 के आसपास। किससे आजाद हुआ था, पोर्चुगीज से। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो। देखिए नेट पे देखिए, कुछ सदुपयोग तो करो अपने फोनों का, कि सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ही चलाओगे। ऑपरेशन विजय कब का है, 1960, 1961। ऑपरेशन विजय 1961 पोर्चुगीज से गोवा को आजाद कराया था भारतीय सरकार ने। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यह पुरस्कार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के दौरान उत्कृष्ट अग्नि अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, ये फिगर नहीं पूछा जाएगा, डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ बस। कंट्रोल 185 फायर इंसिडेंट्स इन 45 दिनों में 185 फायर इंसिडेंट्स को कंट्रोल किया है, जिसमें से 24 बहुत मेजर थी इसमें से। ठीक है, ओके, तो ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मेंस में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। ओके, मतलब मेंस में कहते हो ना कि भाई कैसे नंबर बढ़ाया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, तो यही चीजें हैं, कुछ अलग से थोड़ी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब महाकुंभ की बात हुई है, तो महाकुंभ भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मतलब महाकुंभ की कभी स्पेसिफिकली बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कभी भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, बट महाकुंभ से जितना छोटा मोटा है वो अभी देख लेते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 वॉज हेल्ड इन प्रयागराज फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी।
ठीक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। अटेंड बाय मोर देन 66.30 करोड़। समझ रहे हो? यूपी की उत्तर सॉरी पूरे इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन है, और अगर यूरोप की पूरी पॉपुलेशन मिला दो लगभग कितनी होगी? ठीक है, बहुत पॉपुलेशन हो गई है, 66 करोड़ लोग भाई। जो वर्ड कुंभ है वो कहां से निकल के आता है? तो वर्ड कुंभ डेराइव्ड फ्रॉम द कुंभा का मीनिंग सेक्रेट पॉट ऑफ नेक्टर ऑफ इमोरलिटी। इसको हिंदी में देखो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुंभ शब्द कुंभक से लिया गया है, जिसका अर्थ है अमृत कलश होता है। ठीक है, कुंभ वर्ड कहां से लिया गया है? कुंभक, जिसका मतलब है अमृत कलश। ठीक है, अमृत कलश। डेट याद रखना, शायद आपसे डेट पूछ ली जाएगी, ऑफिशियल डेट्स, तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। आगे बढ़ते हैं। ओके, कुंभ और कहाँ कहाँ होता है? तो और देखो, ये 4 जगह होते हैं पूरे भारत में। ठीक है, तो पहला है ऑन द बैंक ऑफ गंगा एट हरिद्वार, हरिद्वार में होता है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर इन उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे महाकालेश्वर पे। तो शिप्रा रिवर, शिप्रा नदी पे उज्जैन में। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी साउथ गंगा एट नासिक। ठीक है, और एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती इन प्रयागराज। ठीक है, तो ये संगम हो गया प्रयागराज में, गोदावरी नासिक में हो गया, और उसके साथ में शिप्रा उज्जैन और गंगा इन एट हरिद्वार। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में शायद आपसे पूछ ले। 4 जगह होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब यूपी के बारे में देख लेते हैं, यूपी लैग कहाँ करता है। ठीक है, तो उसमें से तो एक इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है न्यूज़ में। ठीक है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है? हाँ, मृत्यु दर है बेसिकली बच्चों के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनुअल हेल्थ रिपोर्ट, एनुअल हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024-25 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उत्तर प्रदेश रिमेन्स अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया डिस्पाइट इंप्रूवमेंट। तो सुधारों के बावजूद भी इंडिया, यूपी बेसिकली इंडिया में टॉप चाइल्ड मॉर्टेलिटी में अभी भी है। ठीक है, अभी भी है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 लाख की 1 लाख पक्का? ठीक है, मतलब कि 1 लाख बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं अंडर 5? वो नियोनेटल होता है ना। ठीक है, रुको 1 मिनट। ये लिखिए जरा, ये मैं जो कुछ 2 लाइन बोल रहा हूँ ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी also known as under 5 mortality, also known as under 5 mortality, also known as under 5 mortality, mortality मतलब मृत्यु होता है, mortality, कॉमा refers to the death of child
refers 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 to the death of a child of a child of a child under the age of 5, under the age of 5, under the age of 5, under the age of 5. ठीक है, 5 साल से पहले जो बच्चों को मृत्यु हो जाती है, इसको और लिखिए इसके आगे, एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड EXPRESSED एक्सप्रेस्ड expressed as a rate दर, रेट का मतलब दर, ठीक है, एज अ रेट पर 1000 लाइव बर्ड्स, पर 1000 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्ड्स, 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है, मतलब 1000 में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है एक साल में, और अंडर 5 साल के भीतर, ठीक है, उसको आप चाइल्ड मॉर्टेलिटी बोलते हो। ये डेफिनेशन आपसे सीधे पूछी जा सकती है, इस वजह से लिखवा दिया है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो गया। एक चीज और लिखिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब एकदम जो अंडर 1 ईयर्स, मतलब 1 साल के अंदर वाले जो बच्चे हैं उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी बोलते हैं। इसमें लिख लीजिए मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एक और लिखो, नियोनैटल, 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 नेटल मॉर्टेलिटी, MORTALITY, नियोनैटल मॉर्टेलिटी हो गया। इसमें लिखिए, refers to the death, refers to the death, refers to the death in first 28 days of life, in first 28 days, मतलब कि 28 दिनों के अंदर ही बच्चा मर जा रहा है, 28 days of life, refers to the death occurring in the first 28 days of the life। ठीक है, तो ये डिफिनेशंस हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है फिगर कितना है। तो जो आपको ये बताया चाइल्ड मॉर्टेलिटी 1000 के ऊपर है, ये सभी 1000 के ऊपर ही है, बेसिकली 1000 में रेट लिया जाता है इनका। चाइल्ड मॉर्टेलिटी 5 साल के अंदर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1 साल के अंदर, और नियोनेटल, सॉरी नियोनेटल 1 साल के अंदर, और आपका ये, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या ही बोला, इन्फेंट 1 साल के अंदर है और नियोनेटल आपका 28 दिन के अंदर है। ठीक है, हाँ 1000 कंफर्म है। ओके, अभी एक और है, इसमें मदर मोर्टेलिटी है, ओके, उसको भी हम बताएंगे अभी। ठीक, तो ये डेटा है और यूपी टॉप में रहता है इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी में। आगे बढ़ते हैं, तो 43 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन इन उत्तर प्रदेश डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। तो 5 साल के अंदर कितने, 43 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, 1000 बच्चों में से। ये डेटा लिख लीजिए, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। 43 आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन इन उत्तर प्रदेश डाई बिफोर, उत्तर प्रदेश में हर 1000 बच्चों में से 43 बच्चे अपनी 5वीं वर्षगांठ से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इन्फेंट, अभी डेफिनेशन लिखवा देना। अब नियोनेटल कितना है, 28 दिनों पे, और इन्फेंट कितना है, 1 साल पे। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कितना है, 38 पर 1000 लाइव बर्थ है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछेगा
तो 38 है। 38 मतलब एक साल में 38 बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। 38 बच्चे 1000 बच्चों में से इनफैंट मोर्टेलिटी जो एक साल के भीतर है अभी। नियोनेटल में कितना है, ये 28 हो जाता है। नियोनेटल में 28 पर 1000 लाइव बर्थ, तो 28 डेज भी हैं और 28 बच्चे भी हैं इसमें। ठीक है, ये यूपी का स्पेसिफिक डाटा है। तो आप ये हेल्थ में अगर क्वेश्चन आएगा हेल्थ सेक्टर के ऊपर तो आप ये लिख भी सकते हो, प्रीलिम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब इसके आगे है मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ्स। तो मैटरनल मतलब मातृ एवं नवजात मृत्यु। ओके, तो अराउंड 46% ऑफ मैटरनल डेथ एंड 40% ऑफ नियोनेटल डेथ अकर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। तो नियोनेटल जो 28 दिन वाली थी उसमें से 46% मृत्यु मतलब माताओं की मृत्यु मैटरनल डेथ, और उसके साथ में 40% नियोनेटल डेथ वो डिलीवरी के दौरान ही हो जाती हैं, 24 घंटे डिलीवरी के अंदर ही हो जाती हैं। ठीक है, ये डेटा आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। समझ में नहीं आया क्या ये? इसको नहीं समझ में आया हैंड रेज करो। ठीक है, तो लगभग 46% महिलाएं, ओके, और 40% 40% बच्चे डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये किसका डाटा है? यूनिसेफ का डाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा के बाद संस्था भी कोट करें जिस संस्था ने उस डेटा को दिया है। तो यूनिसेफ का डेटा है, इस बात को कोट कर लीजिएगा। यूनिसेफ 2020 का डेटा है। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया ना? ठीक है, अब देखो प्री मैच्योर बर्थ 35, ये सब ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ बस। प्री मैच्योर बर्थ समय से पूर्व जन्म लगभग 35% है। नवजात संक्रमण मतलब नवजात मृत्यु के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, नियोनेटल जो डेथ हो रही है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो समय से पूर्व जन्म, ठीक है, लगभग 35% ये कारण बनता है। नवजात संक्रमण 33% है, और जन्म के समय दम घुटना, ओके, ये लगभग 20% है। ठीक है, और जन्मजात विकृतियां ये लगभग 9% है। ठीक है, 3 इडियट्स तो देखी होगी ना, उसमें वो बेबी के मुंह में एयर स्प्रे करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो वही दम घुटने की वजह से भी बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चला रही है बताइए? गवर्नमेंट 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अचीव करने के प्रयास में है कि नहीं है? कौन सी स्कीम है उसके लिए? देखिए, मातृवंदन योजना, एक और है यार, मातृवंदन योजना है, एक और है, याद नहीं आ रही अभी। जननी सुरक्षा अभियान। ये सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तभी आंसर लिख पाओगे। ठीक है, मातृवंदन योजना लिख लो और जननी सुरक्षा अभियान लिख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके इसमें। इवन मातृवंदन योजना की में जो जो स्कीम्स हैं, राइट, जो जो प्रावधान है, 6,000 रुपए देने का भी प्रावधान है उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में मैटरनिटी लीव्स के ऊपर क्या प्रावधान है गवर्नमेंट के, वो भी आप नोट कर लेना, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, राइट, उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये पूछे जाएंगे आपसे।
इस क्लास में फील अलग आता है ना। ऊपर मजा आता है कि यहाँ मजा आता है? हाँ, ऊपर, यहाँ नहीं मजा आता? घुटन होती है यार, बढ़िया तो है यार, मुझे तो यहीं फील आता है। नहीं, तुम लोग ऊपर हमेशा से बैठ रहे हो ना ऊपर वाली क्लास में, इस वजह से हो सकता है शायद। ठीक है, आगे बढ़े। नए लोग बताएंगे, तुम लोग बताओ भाई कहाँ मजा आता है ऊपर वाली क्लास में, यहाँ पे? नहीं, ये दो भाई जो बैठे हैं, कल तो ऊपर चल रही थी ना क्लास, तो वहां ज्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ पे, यहाँ पे ना, देखा? कुछ बच्चे मतलब जो नए बच्चे हैं B7 और B8 वाले, उनकी बेचारों की क्लास न्यू सेंटर पे चलती है, वो तरसते हैं इस वाले सेंटर पे पढ़ने के लिए। ये देखो ये सब बैठे तो हैं। ठीक है, वैसे वो क्लास अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग फिर पता चले कि वो क्लास अच्छी है, हैं? क्या दिक्कत है? हाँ, सीट्स नहीं वहाँ पे। चलो देखो, अच्छा आगे ट्रेंड्स देख लेते हैं मॉर्टेलिटी रेट के ऊपर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ओके, मतलब गिरावट भी दर्ज हुई है, फिर भी यूपी अभी टॉप रैंकर्स में से ही एक है। तो कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, अगला है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मात्र मृत्यु दर, एमएमआर लक्ष्य और वास्तविकता क्या है? तो यूपी का टारगेट टू रिड्यूस अप टू 140 पर लाख, मतलब 140 तक लेके आना है 1 लाख में। ठीक है, मतलब 1 लाख महिलाओं में हमारा जो टारगेट है 140 तक का है, मतलब 140 तक की महिलाएं अगर मर जाती हैं तो कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब ये टारगेट है हमारा। अब डिलीवरी के बाद महिलाओं का नया जन्म होता है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? क्यों आर्यन? 2020 तक का टारगेट था अंडर विजन 2030, 2030। ठीक है, अभी पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 167 है अभी, प्रेजेंट टाइम में 167 है पर 1 लाख, पर 1 लाख 167 है। टारगेट हमारा कितना है? 140 का है। और नेशनल एवरेज कितना है? पूरे भारत का एवरेज कितना है? तो 90 है पर 1 लाख, सॉरी 97, सॉरी 97 है। ओके, 97 है। जो पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि आंसर में कमी कहाँ रह जाती है आपके। ठीक है, तो ये सब डाटा मिसिंग रहता है आपके आंसर से। तो 97 पर 1 लाख ये आपका नेशनल एवरेज है। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का है 167 पर 1 लाख, और हमारा टारगेट है 140 पर 1 लाख। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, इंप्रूवमेंट नोटेड देख लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू कैम्टोरल एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट है? CAG, आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल है? 148, 148, और अटॉर्नी जनरल का, अटॉर्नी जनरल का 76। ठीक है, ये आर्टिकल याद होने चाहिए आपको। 148 कैम्टोरल ऑडिटर जनरल, और अटॉर्नी जनरल का है 76। ठीक है, मतलब रिवाइज करा दे रहा हूँ यार, पॉलिटी की क्लास नहीं है। ओके,
तो CAG की रिपोर्ट है ये, तो इम्प्रूवमेंट अभी देखा गया है। ओके, इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, नियोनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, पॉजिटिव चेंजेस रिपोर्टेड फ्रॉम NFHS। इसका फुल फॉर्म पता है आपको? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, अब इस डेटा को आप यूज करिए, मतलब कभी भी हेल्थ के ऊपर कुछ है, ओके, और आपको डेटा पता हो, स्कीम पता हो, और अगर आपको संस्था का नाम ना पता हो तो आप NFHS के ऊपर फाड़ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके लिख दो, ठीक है। बट बहुत व्यापक रिपोर्ट है ये, इसमें लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। ओके, जैसे हैक बता रहा हूँ आपको आंसर राइटिंग के, अभी नहीं बताने चाहिए बट अब आ गई बात तो बोल ही दें, ठीक है। हम कई बार जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस में क्या होता है कि आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है और आपको रिपोर्ट किसने दी है वो नहीं याद आ रही है, तो हम पता है क्या करते हैं, सेकेंड ARC, ठीक है, सेकेंड ARC के नाम पे आप फाड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट थोड़ा स्मार्टली, है ना, अगर पकड़ गए तो थोड़ा ही देगा आपको, मतलब फिर उसी आंसर में नहीं, सारे आंसर में आपका नंबर जाएगा। बट नहीं, अगर स्मार्टली आपने काम किया है तो बढ़िया नंबर मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी पॉलिटी के लिए। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ लिखना है, गवर्नर के ऊपर कुछ लिखना है, तो कौन सी रिपोर्ट काम करती है? सरकारिया पुंची कमीशन, सरकारिया और पुंची कमीशन, ठीक है। चलो सीखोगे सीखोगे ये सब। तो NFHS 5 ने चेंजेस भी रिपोर्ट दर्ज की है इसमें। ओके, चलो भैया ये सब इतना हो गया आपका मॉर्टेलिटी रेट्स के ऊपर, ये करंट में था इस वजह से बता दिया, राइट। क्यों करंट में? क्योंकि CAG ने भी इंप्रूवमेंट दर्ज किया है और NFHS 5 की रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगली आपकी न्यूज है अनंत नगर हाउसिंग स्कीम। अनंत नगर हाउसिंग स्कीम बाय लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA। तो अनंत हाउसिंग स्कीम आई है LDA के द्वारा, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओके, एक क्वेश्चन है, चलो बताना मुझे, ये PWD डिपार्टमेंट जो है आपका, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, वो किसने स्टार्ट किया था? कौन था वो? अबे देख के आना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। PWD जो वर्क्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था? हाँ, नहीं देख लेना एक बार, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी है ना? हाँ, डलहौजी कब किया था? लॉर्ड डलहौजी का है डेवलपमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। PWD, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1854 है, ठीक है। ओके, की पॉइंट क्या है? तो स्कीम हैज एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 6500 करोड़। ये फिगर पूछ लेता है UPPCS, तो याद कर लेना, लगभग 6500 करोड़ का इसका बजट है इस स्कीम का। आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंशियल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू 1.5 लाख पीपल अंडर दिस स्कीम। तो 1.5 लाख लोगों को इस स्कीम में घर दिए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 फ्लैट्स इज प्लान्ड ऑन 60 प्लॉट्स। 60 प्लॉट होंगे, मतलब वही फ्लैट्स टाइप का बना के दिया जाएगा। ओके, तो बस कुछ नहीं है। अनंत हाउसिंग स्कीम कौन लेके आया है? LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लेके आई है, ठीक है। और लोगों को घर और प्लॉट्स के तरह से फ्लैट्स बना के दिए जाएंगे। हाउसिंग प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर मोर देन 25,000 पीपल इन 5,000 बिल्डिंग्स अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS एंड लो इनकम ग्रुप LIG कैटेगरी, ठीक है। ये इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, इसको रहने देना। बस अनंत हाउसिंग स्कीम याद रखो, LDA के द्वारा लाई गई है, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, अनंत हाउसिंग स्कीम और LDA, ये डेटा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक, समझाने के लिए लिख दिया था बस। अगली न्यूज देख लो। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू थाईलैंड,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड द ब्रास स्टैचू ऑफ बुद्धा इन मेडिटेशन पोस्चर मेड इन सारनाथ स्टाइल टू किंग महावजीरा लोंगकोन ऑफ थाईलैंड। ठीक है, जो भी नाम है भाई देख लेना अपने हिसाब से। तो अभी हमारे मोदी थाईलैंड गए थे, तो वहाँ के किंग को वजीरा लॉन्गकॉर्न सॉरी, ठीक है, तो उनको क्या दिया है, बुद्धा स्टैचू दिया है, और ब्रास स्टैचू है, मतलब ब्रास का बना हुआ है। ठीक है, ब्रास का बना हुआ है, और किस पोस्चर में है, मेडिटेशन दूसरा सारनाथ स्टाइल में। अब बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में क्या हुआ था, पहला सेरेमन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, धर्म चक्र परिवर्तन यहीं से हुआ था, ये याद कर लीजिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन डीसीपी। ठीक है, सारनाथ को एंशिएंट भाषा में क्या बोलते थे, ये सब याद करो भाई। 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है बुद्धा से रिलेटेड। ठीक है, उनका बर्थ लुम्बिनी, ठीक है, और उसके बाद महाविनिश क्रमण कहाँ पे हुआ था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। 4 प्लेसेस याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, और उन 4 जगहों पे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो याद कर लेना। तो उसमें से एक सारनाथ है आपका, जिसमें पहला उन्होंने जो है धर्म चक्र परिवर्तन किया था, और पहला अपना किसको कहते हैं, सेरेमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और इसके साथ में खुशीनगर में क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ओके, महापरिनिर्वाण और किस सेलिब्रिटी का हुआ है, किसी को कोई आइडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है जिनकी डेथ को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, BR अम्बेडकर। कहाँ पे हुआ था उनका, महाराष्ट्र के किसी गांव में हुआ था, तो याद कर लेना। ठीक है, ओके। इनकी मुद्राएं वगैरह भी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब भी देख लेना, अभी मेडिटेशन मुद्रा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सारनाथ स्टाइल इमर्ज ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, कुषाण के दौरान में इसका इमर्ज हुआ था। ठीक है, और नेमिंग द स्टाइल डेवलप एट द सारनाथ, द प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सेरेमन हुआ था इनका। ठीक है, सारनाथ इंपॉर्टेंट है इस वजह से। आगे बढ़े, चलो भैया। बलिया से कौन कौन है यहाँ पे, कोई है, आप हैं, खुश हो जाइए एकदम, है ना, क्योंकि क्या है कि अभी बलिया में ONGC ने तेल का कुआं खोज लिया है। तुम लोग सेक बनने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, जो जो बलिया से। ठीक है, रातों रात अमीर हो गए तुम लोग। ठीक है, तो ये डिस्कवरी हुई है, ONGC डिस्कवर्ड ह्यूज क्रूड ऑयल रिजर्व्स एट 300 मीटर डेप्थ इन सागरपाली विलेज, जानती हो, ठीक वहीं से हो गया। अरे बहुत सही, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, गंगा बेसिन। ठीक है,
तो ओएनजीसी ने अभी 300 मीटर की गहराई में सागरपाली में ये खनिज का भंडार खोज लिया है, ठीक है, जो कई दशकों तक हमें हमारी तेल की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे नहीं अभी खोज हुई है, तो बलिया में हुई है, बागी बलिया। कौन लड़ता बलिया से 1857 में? जीतू पांडे, सॉरी हाँ, सबसे पहले देश को आजाद कराया था जीतू पांडे ने। मतलब सबसे पहले कौन सा जिला आजाद हुआ था भारत का, अगर ये पूछा जाएगा तो बलिया ही उत्तर है। ठीक है, 1942, बागी बलिया बोलते हैं। जीतू पांडे, चौराहा है ना वहां पे, एक मूर्ति बनी जीतू पांडे की। ठीक है, आगे बढ़े। तो मतलब वही है कि डिपेंडेंसी अरब कंट्रीज पे कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, तेल के मामले में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल रिजर्व्स या तेल का भंडार सागरपाली बलिया से पाफामऊ प्रयागराज तक लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाफामऊ प्रयागराज में पड़ता है, वहां से, और सागरपाली बलिया से लगभग 300 किलोमीटर में ये तेल का भंडार फैला हुआ है। प्रत्युष खुश हो गए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट, अब ये खोज हुई है तो इसके साथ में कहाँ कहाँ और तेल के भंडार हैं भारत के पास, वो देख लेते हैं। तो राजस्थान 21.28%, पूरा जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है, इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका इतना राजस्थान आपको देता है। ओके, गुजरात 13.53% गुजरात देता है आपको। ओके, असम 12.50, तमिलनाडु 1.15, आंध्र प्रदेश 0.87 और अरुणाचल प्रदेश 0.13 आपको टोटल प्रोडक्शन का ये सारे स्टेट्स आपको देते हैं। ठीक है, देखो दो तरह से खनिज पदार्थ हैं, एक तो क्रूड ऑयल है मतलब कच्चा तेल, और एक तरफ है आपका कोयला। ओके, कोल जिसको आप बोलते हो। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब आप कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो जिस जगह पे जंगल रहे होंगे बहुत पहले के टाइम में, जिस जगह पे जंगल रहे होंगे और जंगल दब गए होंगे, भाई ऐसे तो बनता है ना ये खनिज, लंबे समय तक प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट में दबे रहने के कारण आपका कोल या क्रूड ऑयल बनता है। ठीक है, तो जहाँ पे जंगल रहे होंगे, लकड़ी बहुत सारी रही होगी और वो चीज़ नीचे दब गई होगी जमीन के बहुत सालों पहले, वहाँ पे क्या मिलेगा? कोल, कोयला मिलेगा। और जहाँ पे समुद्र रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे समुद्र रहा होगा और वो जमीन के नीचे दब गई होंगी फॉसिल फ्यूल्स, है ना, वहाँ पे क्या मिलेगा? कच्चा तेल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत कई बार एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। अब कहोगे आसाम तो लिखा हुआ है, तो वहां पे तो पेड़ था, क्यों? बट इंडिया भी तो गोंडवाना लैंड्स का पार्ट है। ज्योग्राफी पढ़ोगे यार, ऐसे मत देखो मुझे जिसने नहीं पढ़ी है, ठीक है, पढ़ोगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक स्पीशीज है, ठीक है, एतुला लॉन्गी रोस्टिरस। ओके, ये बेसिकली लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक है बेसिकली एक तरह का। ओके, वॉज डिस्कवर्ड इन दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला है, डिस्कवर किया गया है, राइट। ये इसका साइंटिफिक नेम है एतुला लॉन्गिरोस्टिस, लॉन्गिरोस्टिरस। स्नाउटेड वाइन स्नेक है ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, ग्रीन है, कैमोफ्लाज में मतलब छुपने में बहुत माहिर होता है। वेनेमस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा विष नहीं होता है इसमें, जहर नहीं है।
कब डिस्कवर हुआ है? क्योंकि रहीनोस को, मतलब गेंडे को शिफ्टिंग के दौरान फ्रॉम पलिया डिवीजन ऑफ दुधवा नेशनल पार्क रिजर्व, ठीक है, गेंडे को स्थानांतरित किया जा रहा था असम से, तो उस दौरान इसकी खोज हुई है। ये इंपॉर्टेंट अभी स्पीशीज न्यूज में थी। ठीक है, इससे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रहा था, जो कि चंपारण क्षेत्र बिहार में है आपका। ओके, तो अब ये दोनों क्षेत्र जो आपके टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूज में है, और ये साथ में स्पीशीज न्यूज में है, तो इसको देख लेना। ओके, आगे बढ़े। तो उसके बारे में थोड़ा सा, लॉन्ग स्लेंडर बॉडी और ग्रीन हरे कलर का है, जो कि छुपने में इसको बहुत माहिर बनाता है। ओके, लंबी नाक है इसकी, ठीक है, और ट्री पे मोस्टली रहता है, पेड़ों पे ही रहता है, और कैमोफ्लाज मतलब छुपने में इसको बहुत माहिर बनाता है। पॉइजनस उतना नहीं होता है, बहुत कम जहर होता है। ओके, बहुत इफेक्टिव जहर नहीं होता है इसका। हाँ, ये क्या लिखा है, कॉल्यूब्राइडे, जो भी है भाई, साइंटिफिक नाम है कुछ, कोलीब्रिडी बीड़ी है ना। ओके, इस फैमिली से बिलोंग करता है, साइंटिफिक कोई फैमिली है, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, इसलिए परेशान मत होइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट। एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट अभी उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट दिमाग लगाओ किस तरह का होगा। एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चरल फील्ड पे सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है। मतलब एक खेत होगा जिसमें आप सोलर पैनल्स लगाओगे, ठीक है, सौर ऊर्जा आप बनाओगे खेतों के ऊपर। एग्रीवोल्टिक सिस्टम और सोलर फार्मिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, enables द फार्मर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वेल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आप फसल भी उगाओगे और बिजली भी का भी उत्पादन भी करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को अपनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस इज द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है, पहला राज्य है। पहली बार टेक्नोलॉजी को ये एडोल्फ गोट्सबर्गर ने और एरमिन जास्ट्रोवो ने 1981 में डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो एग्रीवोल्टिक टेक्नोलॉजी को लेके आया। हम किसी से कम थोड़ी हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का और डाटा है, वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट हैज इंक्रीज 10 टाइम्स इन द लास्ट 8 ईयर। तो पिछले 8 सालों में 10 गुना से वृद्धि हुई है, राइट, सोलर एनर्जीज में। तो उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, ये शेयर दिस डाटा मेकिंग 8 ईयर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। अब ये देखो, स्थापित सौर ऊर्जा मतलब इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी कितनी है, तो 288 मेगावाट इन 2017 में थी। ठीक है, 288 मेगावाट इन 2017। ओके, और एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज लगभग 2656 मेगावाट 2025 तक का टारगेट है। 2653 मेगावाट 2025 तक का टारगेट है हमारा। उम्मीद इतनी की जा रही है कि इतना हो जाएगा। 2017 में 288 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी थी हमारी। ठीक है, कौन सी पॉलिसीज हैं, तो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है,
तो सौर ऊर्जा नीति टारगेट टू प्रोड्यूस 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी इन 5 ईयर्स। तो 2022 की जो नीति है, राइट, सौर ऊर्जा नीति है, ये बेसिकली 22,000 मेगावाट 5 सालों में बनाने का इसका टारगेट है, इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर एनर्जी का। ओके, और एम्ड एट रिड्यूसिंग फ्यूचर डिपेंडेंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल, तो ये तो ठीक है, कॉमन से ये इंपॉर्टेंट है। 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी 5 साल में बनाने का टारगेट है इसका, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सोलर पावर इन बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड में है, तो 4,000 मेगावाट सोलर पार्क अंडर डेवलपमेंट है, मतलब 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। कहाँ पे? बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है, बुंदेलखंड वाले रीजन में 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 800 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन चित्रकूट बांदा। ओके, 800 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट चित्रकूट बांदा में विकसित हो रहा है, ठीक है। 800 मेगावाट, क्या हुआ? हाँ, सूर्यकुंड, चित्रकूट बहुत ऐतिहासिक जगह है चित्रकूट, कई सारी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। चलो, इसके साथ में रूफ टॉप एंड फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। एक तो रूफ टॉप पे जो हम लोग छत पे लगवाते हैं अपने, आप लोग के घर पे लगा होगा, किसके किसके घर पे ना, गवर्नमेंट तो उस पर सब्सिडी भी देती है, ठीक है। एंड फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स है, फ्लोटिंग का मतलब पानी के ऊपर तैरता हुआ। इससे दो फायदे हैं, अगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट से दो फायदे हैं, एक तो सौर ऊर्जा बनी रही है, और दूसरा पानी का वाष्पीकरण भी नहीं हो रहा है, इवापोरेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें बचती हैं, एक इवापोरेशन और दूसरा सोलर एनर्जी। फ्लोटिंग पर इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट से। तो अभी इसका क्या है, तो 508 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड ऑन द हाउसेस। तो 508 मेगावाट का अभी तक इंस्टॉल कर चुकी है गवर्नमेंट, सोलर प्रोजेक्ट्स रूफ टॉप वाले। इस पे सब्सिडीज भी मिलती हैं, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश रैंक 3rd इन सोलर रूफ टॉप, तो उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है आफ्टर गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश रैंक 3rd इन सोलर रूफ टॉप आफ्टर गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है भैया, क्यों भाई, सही है। चलो, इतना हो गया। यहाँ तक की पूरी आपकी यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ेस थी, जो यूपी स्पेशल है आपका लास्ट मंथ वाला, ठीक है, अप्रैल में। ये सारी न्यूज़ेस थी आपकी यूपी स्पेशल की। वन लाइनर है, याद हो जाएंगी, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि डिस्कस भी कर लिया है, तो आप देखोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे आप एलिमिनेट बहुत ईजिली कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अभी कुछ प्लेसेस न्यूज़ में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आने की उसकी पूरी संभावना है, तो वो देख लेते हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिक कहता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहीं पे ज्वालामुखी फटा हो, कहीं पे सुनामी आई हो, कहीं पे भूकंप आया हो, ठीक है। इस तरह की जगह जो होती हैं, लोकेशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो अभी क्या है, ये ननकई ट्रफ बेसिकली एक जगह है जापान में, ठीक है। ननकई ट्रफ एक जगह है जापान में, जहां पे बहुत बड़ा, लगभग 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आने की संभावना है। ओके, 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आने की, ये अभी जापान की वहां पे वॉर्न किया गया है उनको। तो ननकई ट्रफ याद रखना, कहाँ पे? जापान के आसपास है, ठीक है। हाँ, ये है बेसिकली, ये आपका लोकेशन ऑफ ननकई ट्रफ, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये जो ये प्लेट्स हैं, क्योंकि भूकंप कैसे आता है, 2 प्लेट आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, जब वो खिसकती हैं तो भूकंप आता है, ठीक है।
अर्थ की प्लेट्स इंटरकनेक्टेड, अभी ज्योग्राफी आप लोग ने नहीं पढ़ा है, इससे दिक्कत होगी आपको इसमें, बट दो प्लेट ऐसे ऐसे मर्ज होती हैं आपस में, और वो जब आपस में खिसकती है, फोर्स लगाती हैं, दोनों आपस में ऐसे फोर्स लगाती है दोनों तरफ से, और जब वो खिसकती हैं तब वो भूकंप आता है। ठीक है, अगर यही चीज समुद्र के नीचे होगी तो क्या होगा? सुनामी आएगी। ओके, लहरें उठेंगी, सुनामी आएगी। तो ये देखो समुद्र में ही तो है, तो यहाँ सुनामी आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सी ऑफ जापान है ये फिलीपीन सी है, पैसिफिक ओशन है, और ये पैसिफिक प्लेट है आपकी, और ये जगह है। इसी से रिलेटेड ये मैप भी देख लो, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जापान का मैप है। ठीक है, जापान को बेसिकली 4 छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है। ये पूरा जापान है आपका, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे ऊपर है आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं होकाइडो। ओके, डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो ये होकाइडो है आपका, ये हुनशु है। ठीक है, ये आपका सिंकुकू है, और ये क्युनशु है, क्यूशु। ठीक, तो याद कर लो, होकाइडो, हुनशु, शिकुकू और क्यूशु। क्यूशु करके जो है ना, तो सबसे पहले होकाइडो, ओके, हुनशु, शिकुकू और क्युनशु। ओके, तो होकाइडो, हुनशु, शिकुकू एंड क्यूशु। होकाइडो, हुनशु, शिकुकू एंड क्यूशु। होकाइडो, हुनशु, शिकुकू एंड क्यूशु। ठीक है, ये याद कर लो, ये पूछा जाता है। हो सकता है आपको नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए भी दे दे ये, राइट, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके साथ में यहीं पे एक सिंकाकू आइलैंड है, सिंकाकू आइलैंड है। ये कॉन्फ्लिक्ट का जोन है एक चाइना और जापान के बीच में। चाइना और जापान के बीच में सिंकाकू आइलैंड है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि किसका आइलैंड है ये बेसिकली। तो ये पूछता है आपसे। होकाइडो, हुनशु, सिंकुकू एंड क्यूशु। ठीक है, जो सिंकाकू आइलैंड है वो इसी के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लाइन से आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लोकेशन लगभग 800 किलोमीटर लॉन्ग अंडर सी ट्रेंच है बेसिकली है। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम शिजुका वाली, शिजुका नहीं, ठीक है, नोबिता वाली शिजुका नहीं, ठीक है, वेस्ट टोक्यो, ये सब रहने दो, आप इसका उस मैप याद कर लो। और ये कहाँ से पे लोकेटेड है? तो जापान में है। किस साइड है? तो वेस्टर्न साइड है। इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का मतलब जो प्लेट नीचे जाती है उसको सबडक्टिंग प्लेट बोलते हैं। जैसे दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो एक प्लेट नीचे जाएगी ना, और कौन सी प्लेट नीचे जाती है? मोस्टली ओशनिक प्लेट। जो ओशनिक प्लेट होगी वो ही नीचे जाती है, क्योंकि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व तो ज्यादा होता है, इस वजह से वो नीचे जाती है। ठीक है, तो ये सबडक्टिंग जोन है बेसिकली। तो यहाँ पे कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? पैसिफिक प्लेट नीचे जाएगी, क्योंकि पैसिफिक प्लेट कैसी प्लेट है? ओशनिक प्लेट है, उसकी घनत्व तो हमेशा ज्यादा होगा ओशनिक प्लेट का। क्या कहीं ना कहीं वॉल्केनो, वॉल्केनो बोल रहे हो ना? बताता हूं ना, क्यों परेशान हो। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देख रहे हो? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या है कि पैसिफिक प्लेट एक तरफ है और उसमें कई सारी छोटी छोटी प्लेट्स आपस में आके टकरा रही हैं। कोको प्लेट है और बाकी सारी प्लेट्स हैं। तो जहां जहां पैसिफिक प्लेट, पूरा रिंग ऑफ फायर है, पूरा ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको ऐसे बोलते हैं। नीचे इंडोनेशिया से लगा के ऊपर जापान तक, ये जापान भी बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड्स ही हैं। ठीक है, हर इस जगह पे आपको आपका वॉल्केनो मिलेगा। जहां पे एक ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, वहां वहां आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात है। ओके, अब इसमें बता सकता हूं कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और टाइम वेस्ट होगा आपका भी, तो उसका कोई ज्योग्राफी में पढ़िएगा आप। ठीक है, सिस्मिक थ्रेट है बेसिकली। ओके, और मेगा मेगा अर्थक्वेक आ सकता है यहाँ पे। अर्थक्वेक कुड ट्रिगर अ मैसिव सुनामी ऑल्सो।
डेथ कितनी एस्टिमेट की जा रही है, तो इतने लोगों की डेथ एस्टिमेटेड है यहाँ पे। ओके, और इकोनॉमिक लॉस लगभग 1.8 ट्रिलियंस का हो जाएगा डॉलर्स का, मतलब काफी बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पागल चचा हैं, कौन दुनिया के पागल चचा कौन है इस समय? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, उस बंदे ने एक ऐसे देश पे टैक्स लगाया है जहां पे कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, उसका नाम है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स। हाँ, ओके, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, राइट, रेसिप्रोकेटरी टैक्स है, वहां पे कोई रहता ही नहीं, इनहेबिटेबल है वो, राइट। कहाँ पे पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जब आप इस डायरेक्शन में आओगे, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, तो यहाँ आपको छोटे से ये दो आइलैंड जो दिखते भी नहीं है भूगोल पे, है ना, उनके ऊपर टैक्स लगाया बंदे ने। ओके, लोकेशन तो रिमोट एरिया है, सब अंटार्कटिक वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं इन सदर्न इंडियन ओशन, मतलब साउथ इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे आपको ये वॉल्केनिक आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिचुएटेड अबाउट 2/3 ऑफ द वे फ्रॉम मेडागास्कर टू अंटार्कटिका। पॉलिटिकल स्टेटस है तो एन एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये पूछ सकता है कि ये आपको नाम दे देगा, ये दो आइलैंड्स का, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है? ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। जोग्राफिकल एरिया लगभग 372 किलोमीटर, कोस्ट लाइन इसकी 100, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आइलैंड्स आर मोस्टली बैरन एंड वॉल्केनिक। ओके, और ह्यूमंस का प्रेजेंस है तो कोई परमानेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रहती ही नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज में था। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी का भी दर्जा भी प्राप्त है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसको प्राप्त है। किसको? हर्ड को और मैकडोनल्ड आइलैंड को। साउथ इंडियन ओशन में मिलेगी आपको ये। ओके, तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोज अ टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन्वॉल्विंग हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड डिस्पाइट देम बीइंग वन ऑफ द रिमोटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। बहुत दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी टैक्स लगा रहे हैं। ओके, लोकेशन याद रखो, बस इतना काफी है। कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रम्प ने टैक्स लगाया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। माउंट कैनलोन, कैनलोन, ठीक है, माउंट कैनलोन है बेसिकली ये। तो ये आपका फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में, नॉर्थ सेंट्रल नेग्रोज आइलैंड फिलीपींस में है। इसका मुझे बहुत अच्छा डायग्राम नहीं मिला था तो मैं नहीं लगा पाया। ठीक है, अभी क्या है कि रिसेंटली इरप्टेड, मतलब ये वॉल्केनो है बेसिकली, ज्वालामुखी है। माउंट कैनलोन ज्वालामुखी है आपका ये। अभी रिसेंटली फटा था यहाँ पे, और सेंडिंग 4000 मीटर ऐश प्लूम इनटू द स्काई, मतलब लगभग 4000 मीटर तक जो है हवा में जो इसका ऐश था, जो राख थी, जो है ना, वो फैल गई है। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होता क्या है कि ये मान लीजिए वॉल्केनो फटा आपका और ऐश पूरी आपकी फैल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैल जाती है जब, तो इसमें से क्या होता है कि जो सन रेज इंसोलेशन है आपका, वो रोक देती है। ओके, वो रोक देती है और ये वाला पूरा एरिया ठंडा हो जाता है। सडनली ड्रिप आता है टेम्परेचर में। ठीक, तो ये पूछ सकता है आपसे माउंट कैनलोन कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। फिलीपींस याद रखिएगा। इस तरह से पता है क्या होगा कि अब 4-5 प्लेसेस, एक तरफ प्लेसेस दे देगा आपको 1 2 3 4, ठीक है, मतलब जगह, और पूछेगा वो कहाँ पे है, तो कंट्री का नाम नेम दे देगा आपको, और इधर आपको मैच करना होगा। इस तरह क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं पेपर में, देखें ना, ऐसे ही पूछता है। तो माउंट कैनलोन कहाँ पे है? फिलीपींस, याद रखिएगा। ये देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अमंग द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ज्यादा आपको जानकारी चाहिए होगी तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरू इंपॉर्टेंट लोकेशंस, अभी इस बार यूपीएससी ने भी यहीं से सवाल पूछ दिया है। पूछा था कि एंडीज पर्वतमाला किस किस देशों से होकर निकलती है। ठीक है,
ये पूछा था अभी, ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। तो पेरू बेसिकली है अभी न्यूज़ में, ठीक है। ये कंट्री है पेरू, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिएगा, बताता हूँ एक मिनट रुको। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड बोलिविया एंड चिले, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। रीसेंट न्यूज़ है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ओलांटा हुमाला ओलांटा हुमाला हैज़ बीन सेंटेंस, 15 साल की जेल इनको दे दी गई है। क्या इनके ऊपर जो आरोप लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है इनके ऊपर, और 15 साल की जेल हुई है यहाँ के प्रेसिडेंट को। तो न्यूज़ में है, पेरू पूछा जा सकता है आपसे। हो सकता है कि इसकी कंट्री पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्री इसको बॉर्डर करती है, ठीक है। तो ये देख लेना। पेरू और भी चीजों के लिए बहुत फेमस है। पेरू से बेसिकली कनेक्शन है आपका मॉनसून का, इंडियन मॉनसून का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है पेरू से, ठीक है। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। बट मान के चलिए बहुत बड़ा कनेक्शन है। यहां पे यहां की फिशिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है, ओके। बहुत ज्यादा फिशिंग इंडस्ट्री यहां पे, मछलियों का उत्पादन होता है। तो ये पेरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये गैलापागोस आइलैंड भी बहुत न्यूज में था अभी, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। हुआ क्या था कि गैलापागोस के आसपास चाइना जो है अपनी नेवल शिप्स लाके खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो उसी का विरोध किया था। मतलब चाइना को लगता है पूरी दुनिया उसी की है, ठीक है। यहां पे और बताएं आपको, यहाँ पे पेरुवन करंट है, पेरू करंट है, और जो कि कोल्ड करंट है आपकी। ओशनिक करंट्स में ये कोल्ड करंट है आपकी, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। कोल्ड करंट है, ठंडा पानी आता है नीचे से। और बताएं इसके बारे में। एक तो कोल्ड करंट हो गया, एक मॉनसून हो गया, और एक इसमें अपवेलिंग जोन बनता है। अपवेलिंग जोन क्या है? यहां पे पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। समुद्र का जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इससे क्या होता है कि पानी अपने साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, खनिज, अच्छे अच्छे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, ओके। और उन न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए मछलियां आती हैं, और मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे आते हैं। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो अपवेलिंग जोन बनता है, ठीक है। और वहां पे अपवेलिंग जोन, नीचे से पानी जब ऊपर आता है तो वो न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, और उनको खाने के लिए मछलियां आती है, और मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे आते हैं। ये कहानी याद रखना, और ये सच्ची कहानी, झूठी कहानी आधारित नहीं है कल्पनाओं पे, ठीक है। ऊपर से हवा चलती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हवा चलती है, जो कि यहां के पानी को शिफ्ट करके ले जाती है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। बात समझ में आ रही है? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तो यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है पानी का, ओके। अब जब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो इसको भरने के लिए पानी कहीं से ना कहीं से तो आएगा ना, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। बात समझ में आ रही है? और फिर होता क्या है, जब पानी यहां पे आके इकट्ठा होता है तो ये गर्म पानी है, हॉट करंट है, गर्म पानी है। गर्म पानी का इवोपोरेशन होता है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ पे बारिश हो जाती है। और यहाँ पे ठंडा पानी है तो बारिश नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर बारिश होगी तो मछलियां भाग जाएंगी ना। मॉनसून एक आपने अगर कॉन्सेप्ट, हाँ, अगर ये चीज अच्छे से हो रही है, ये कन्वेयर बेल्ट अच्छे से चल रही है, तो इंडिया में मॉनसून अच्छा आता है, इंडिया में मॉनसून अच्छा आता है। अगर ये चीज वीक हो गई, ये चीज अगर वीक हो गई, ये पानी अगर यहां तक शिफ्ट नहीं हुआ, ये हवाएं वीक हो गई, राइट, ये जो आपकी विंड्स चल रही हैं, जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं, ये अगर वीक हो गई और ये पानी यहां नहीं शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इंडिया का मॉनसून खराब हो जाता है। उस पे क्या आता है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एल नीनो। अगर ये हवाएं वीक हो गई तो पानी यहीं पे जमा हो जाएगा, और पानी यहां पे जमा होगा तो गर्म पानी होगा, तो बारिश यहीं पे होने लगेगी, ठीक है।
और बारिश यहाँ होगी तो मछलियां भी नहीं आएंगी, ठीक है, और इंडियन मानसून भी वीक हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में बहुत एलोबरेटेड तरीके से पढ़ोगे। तो बॉर्डर कंट्रीज क्या है? इक्वाडोर एंड कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया, चिले, और वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है इसका। तो ये बॉर्डर कंट्रीज याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी भैया लीमा है, और करेंसी पेरुवियन सोल है। ओके, ये देख लो, ये शहीद राजेई पोर्ट है। ओके, कहाँ पे? ईरान में। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच में डील है। कौन से पोर्ट के लिए? चाबार पोर्ट के लिए। ओके, इसी में बगल में आपको देखने को मिला होगा ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट किसका है? पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, बट इसको चाइना डेवलप कर रहा है। बट इसको कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। और ये चाबार पोर्ट ईरान में लगभग दूरी 100 किलोमीटर के आसपास की, इन दोनों के बीच में। इसको चाबार पोर्ट ये ईरान में है, और इसको कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया डेवलप कर रहा है। ओके, ये जो आपका बंदर अब्बास पोर्ट है, इसी का एक पार्ट है आपका शहीद राजेई पोर्ट है आपका ये, और यहां पे बहुत बड़ा धमाका हो गया है। ओके, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा शहीद राजे पोर्ट, और आपको ईरान वहां पे मार्क करना होगा। ओके, कर लोगे? ठीक है, इसी के साथ में अब और पोर्ट्स भी देख लेते हैं इसके। तो एक तो चबार पोर्ट हो गया, बंदर अब्बास पोर्ट हो गया, फिर ये इमाम खमैनी पोर्ट है। ओके, और अंगजाली पोर्ट है, नौशार पोर्ट है, और आमिराबाद पोर्ट है। ये सारे पोर्ट्स याद कर लेना, ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ये कौन सा सी है इधर? ये कौन सा सी है? बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे, पिछली क्लास में बताएं ये सब अभी। ये कैस्पियन सी है। कौन सा सी है? थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो कौन सा सी आएगा? ब्लैक सी। नीचे कौन सा सी है? अरे अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी। ये पर्शियन गल्फ है ये, याद रखो यार, ये सब क्यों भूल रहे हो तुम लोग? बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, हैं? ये देखो लखनऊ में खड़े हैं हम लोग, दुनिया की सैर कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, ये वाला एरिया है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, राइट। थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा, देखो ये चाबार है, ये ग्वादर है, ठीक है। ओके, इसकी लोकेशन देख लो, ये आपका अफगानिस्तान है, लैंडलॉर्ड कंट्री है, ये पाकिस्तान है, और ये ईरान है, और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जब ऊपर जाओगे ईरान के तो ये क्या है? कैस्पियन सी है। यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान, ये बहुत पूछता है, अर्मेनिया अजरबैजान बहुत पूछता है, ठीक है। अर्मेनिया, अजरबैजान, और यहीं पे नगोर्नो काराबाख रीजन है अजरबैजान के बीच में। और अजरबैजान ऐसी कंट्री है जिसने अभी पाकिस्तान का साथ दिया, इस बात को मत भूलना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। साथ में तुर्की यहाँ पे ऊपर, अरे यार ये क्या हो गया, ये जॉर्जिया है, ठीक है। और उसके ऊपर आप आगे बढ़ोगे तो आपको रशिया देखने को मिलेगा। ये ब्लैक सी है। इसके साथ में ये वाला जो पूरा लोकेशन है आपका, ये वाला जो पूरा लोकेशन है, सी ऑफ अजो बोलते हैं इसको, सी ऑफ अजो। सी ऑफ अजो से, मतलब सी ऑफ अजो से आप ब्लैक सी में आओगे, ब्लैक सी से आप यहां से होते हुए आप मेडिटेरियन सी में। ये पूरा रास्ता आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स यहां पे पड़ते हैं, ठीक है। ये याद कर लेना भाई सब, मैं बता चुका हूं, अगर आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा।
बॉस्फोरस स्ट्रेट है यहाँ पे, डार्डन्स स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये दिखाना था बस। ओके, ये आपका ईरान है और ईरान के नीचे यहाँ पे ये आपका पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है। इसको क्या बोलते हैं इस जगह को? स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मूज बोलते हैं इसको। जो कहाँ पे है? ये आपका दुबई और ईरान के सेंटर में, बताइए। यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मूज है, भी याद रखना। और ये आपका गल्फ ऑफ ओमन मिल जाएगा आपको, गल्फ ऑफ ओमन, ठीक है। नीचे आओगे तो आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, ये अरेबियन सी, ठीक। ये याद रखने वाली लोकेशन है सारी, ठीक है। किसी दिन लोकेशन की क्लास करेंगे तो उसमें अच्छे से डील करेंगे। तो ये सारे आपको पोर्ट्स याद होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या है कि लोकेशन क्या है? पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास, इसका पोर्ट है ये, क्या है? शहीद राजे पोर्ट, और सिचुएटेड ऑन नॉर्थ शोर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। लार्जेस्ट पोर्ट इन ईरान है और प्लेज अ की रोल इन ईरान मैरीटाइम ट्रेड एंड ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है। तो भैया थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस क्लास।